महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से हॉस्पिटल का चौकीदार चौंका। हॉस्पिटल के नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद से ही पुरानी बिल्डिंग का उपयोग अब कम ही होता है। इधर पेशेंट वगैरह कम ही रखे जाते हैं। एक लंबा कॉरिडोर है जो पुरानी और नई बिल्डिंग को जोड़ता है। अभी तक यहाँ से सीटी स्कैन मशीन को शिफ्ट नहीं किया जा सका है। वैसे अब 2 महीने के अंदर इसे भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है, फिर पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अभी पेशेंट रात के समय कम ही थे, इसलिए पुरानी बिल्डिंग की तरफ किसी के जाने की संभावना तो नहीं थी। फिर क्या गिरा? अधनींदी हालत में चौकीदार उठा और आंखें मलते मलते पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। बिल्डिंग के पास ही पहुंचा था कि अचानक बिल्डिंग की 4थे माले की छत पर 3 लोगों से खड़े दिखे। अरे, रात के इस वक्त यहाँ कौन जा सकता है? तभी जिस जगह पर कुछ गिरा था वहां पर लाठी से उगाए जंगल को हटाकर उसने देखने का कोशिश किया और तभी वो चौंक गया। कुछ बड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। अंधेरे में ठीक से समझ नहीं आ रहा था कौन है ये लोग। सोचकर जैसे ही दोबारा उसने छत की तरफ देखा, वहां कोई नहीं थे। अरे, आंखें अच्छी तरह मलकर नींद भगाने की कोशिश की उसने। कहीं नींदी हालत में कुछ, मगर गिरने की आवाज तो स्पष्ट आई थी। अजीब सी आवाज सुनकर वो चौंका। गौर से सुना तो किसी के कराहने की आवाज थी। जल्दी से लाठी से अच्छे से झाड़ियां हटाकर देखा तो वो चौंक गया। ये तो कोई लड़का है क्या? छत से गिर गया है। तुरंत ही वो हॉस्पिटल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़ा। समीर और राकेश बचपन के दोस्त हैं। दोनों साथ साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल एक ही कॉलेज से पढ़े और एक जगह ही नौकरी करते हैं। समीर बचपन से थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का है। ऐसा होने का कारण 5 साल की उम्र में पिता को खोना भी हो सकता है, मगर उसकी माँ एक प्रखर व्यक्तित्व की महिला थे। उन्होंने उसके पिता की मृत्यु के पश्चात हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी कर ली और समीर का पालन पोषण माँ और बाप दोनों बनकर किया। समीर को कभी पिता की कमी महसूस नहीं हो पाई। हालांकि समीर के पिता भी काफी धनवान व्यक्ति थे और काफी सारी दौलत छोड़ गए थे, इसलिए माँ की नौकरी और पिता की जमा पूंजी के चलते पैसों की कमी क्या होती है ये समीर कभी नहीं जान पाया। अब माँ का लाड़ प्यार कहें, पिता की अनुपस्थिति कहें, उसका ये स्वभाव थोड़ा अलग ही था। दूसरी ओर राकेश एक बहुत ही शांत प्रकृति का युवक था। शायद इसी शांत प्रकृति ने उसे समीर से जोड़े रखा था। कहते हैं ना, माइनस और प्लस आपस में जुड़ जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी एक तरह से पुरानी फिल्मों की जोड़ियों जैसे जय बीरू, राम बलराम, ऐसा कहा जा सकता है। समीर की माँ ने भी राकेश में कभी अंतर नहीं समझा। उन्होंने तो दोनों को अपना ही बेटा माना। बचपन में जब भी समीर के लिए कोई खिलौना लाती तो राकेश के लिए भी जरूर लाती। समीर के लिए चॉकलेट लाती तो राकेश के लिए भी लाती।
जब समीर के लिए हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए आवेदन किया तो साथ ही साथ उन्होंने राकेश के लिए भी रिकमेंडेशन कर दिया था। हालांकि वैकेंसी एक पोस्ट के लिए ही थी, मगर अपनी पुरानी पहचान और थोड़े बहुत नेताओं के सोर्स लगाकर उन्होंने दोनों को एक ही जगह नौकरी लगा दी। हॉस्पिटल के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में राकेश का काम था पेशेंट्स को एंटर कराना, मशीन में चढ़ाना, निकालना आदि। दूसरी तरफ समीर अंदर कंप्यूटर रूम में बैठकर सिटी स्कैन मशीन ऑपरेट करता, स्कैन डेवलप करता और पेशेंट्स को रिपोर्ट देता। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर समीर का स्वभाव था कि वो ज्यादा दिन किसी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता था। एक दिन नाइट शिफ्ट की ड्यूटी समाप्त कर दोनों ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बने चाय की दुकान में गए। सुबह सुबह चाय पीते हुए अचानक समीर बोला, साला एकदम अच्छा नहीं लग रहा है यार। क्या हुआ, दीप्ति से झगड़ा हो गया क्या? अबे नहीं यार, दीप्ति के लेके तो मैं खुद सीरियस हूँ। उससे लड़कर क्या मुझे मरना है, पर जिंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है। अबे तो क्या मज़ा नहीं आ रहा है? अरे यही अपनी काम यार है, वही नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, पेशेंट, मशीन चलाओ, रिपोर्ट बनाओ, कोई मर जाए कोई बच जाए। अरे लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है, कुछ और करना है। क्या करेगा, आंटी ने इतनी मुश्किल से सिफारिशों के बाद तो ये जॉब दिलाई है। आजकल नौकरी के जो हालात हैं, ऐसे में जॉब छोड़ देगा तो फिर मैंने कब कहा मैं जॉब छोड़ूंगा। मैं तो कह रहा हूँ जॉब भी करूंगा और कुछ इंटरटेनमेंट का काम करूंगा। इंटरटेनमेंट, इस जॉब में इंटरटेनमेंट क्या मिल सकता है? बेटिंग, हाँ, ये जो पेशेंट आते हैं, हम इनकी स्कैनिंग करते हैं, हॉस्पिटल भेजते हैं, उनमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। मगर तो बोल सकते हैं कौन मरेगा कौन बचेगा? ये हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो डॉक्टर भी नहीं बोल सकते हैं। वही तो हम अब से बैटिंग करेंगे, कौन मरेगा कौन बचेगा उस पर बेट लगाएंगे। जिसका दांव सही पैसे उसके। क्या फालतू बात कर रहा है यार, लोग यहाँ परेशान होकर आते हैं। कौन किस परिवार का कैसा व्यक्ति है, कैसा परिवार में उसकी स्थिति है, उसकी जिंदगी मौत पर कैसे बैट लगा सकते हैं? नहीं, करेंगे। अब तू तो जानता है मैं जो ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। समीर की बात दिल से नहीं उतार पाने के बाद भी राकेश को माननी ही पड़ी, क्योंकि नौकरी की मां के जोर पर ही हुआ था। इसलिए राकेश समीर के सामने थोड़ा झुककर ही रहता था। हॉस्पिटल काफी व्यस्त रहता था, क्योंकि हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर हाईवे था। आजकल बेतहाशा दौड़ती गाड़ियां, बेतरतीब चलाते लोग अक्सर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दी है। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, बेतहाशा गाड़ियां चलाना, मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ियां चलाना, हीरोगिरी मारते हुए गाड़ियां चलाना, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से अक्सर बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार तो एक्सीडेंट में जो हताहत हुए हैं उसका खुद का कोई भी दोष नहीं होता है। अब जैसे पिछले दिनों की बात है, हाईवे के फुटपाथ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। अचानक सामने से आ रही एक ट्रक एक बाइक वाले को बचाने जाकर थोड़ी सी घूमी तो उसके पास से गुजर रहे बाइक वाला अनियंत्रित हो गया और बाइक आकर सीधी लगी उस व्यक्ति को। छिटक कर वो पास ही में रखे रोड रिपेयरिंग मटेरियल पर गिरा। गिट्टी के ऊपर गिरने की वजह से सर में भयानक चोट लगी थी। अच्छा नहीं बेचारा, क्या उसे पता था कि फुटपाथ में खड़े होना उसके लिए काल का गाल बन जाएगा? ऐसे ही बड़े बड़े भयानक केसेस हॉस्पिटल में आते रहते हैं। मगर राकेश ने कभी नहीं सोचा था कि हॉस्पिटल के इन केसेस को लेकर वो दांव लगाएगा। उस दिन एक केस आया। व्यक्ति बाइक से जा रहा था,
अचानक बाइक स्किड कर गई, वो गिर गया। चोट को देखकर लग नहीं रहा था व्यक्ति की बहुत ज्यादा गंभीरता है, मगर घर वाले बेहद परेशान थे। स्कैनिंग मशीन पर चढ़ाते हुए राकेश ने उनको सांत्वना दी, आप लोग चिंता मत करिए, जैसा हालत देख रहा हूं वो ठीक हो जाएंगे। मशीन में व्यक्ति को डालकर प्रोसेसिंग चालू करने के बाद कंप्यूटर रूम से ही समीर ने राकेश को आने का इशारा किया। राकेश कंप्यूटर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। क्या हुआ, क्यों बुलाया? टेबल पर पड़े 100 के नोट की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, रखो भाई, है शर्त नहीं लगानी है। समीर, मैं सोच रहा था तो मजाक कर रहा है। अरे मजाक किस बात का यार, है? मैं मजाक नहीं करता हूँ, ठीक है? चल रख 100 रुपये। जेब से 100 रुपये निकाल कर राकेश ने भी टेबल पर रख दिए। देख, ये मरने अन्ने वाला नहीं है, मुझे तो लगता है ये मरेगा। बेट लग गई और जैसे कि परिस्थिति वश होना ही था, राकेश जीत गया। इसके बाद कई दांव लगे, कभी समीर जीतता, कभी राकेश जीतता और कभी कभी ड्रॉ भी हो जाता, क्योंकि पेशेंट के घर वाले उसे किसी सरकारी अस्पताल या किसी और बड़े प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर ले जाते। हॉस्पिटल से चले जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, इस बात पर तो बेट नहीं लगाई जा सकती थी। मगर समय गुजरने के साथ साथ राकेश जीतता गया। शमीर का लगभग हर एक दांव असफल होने लगा और यही बात उसके जिद्दी और गुस्सैल मन को और ज्यादा कचोटने लगी। जिंदगी में हारना उसने नहीं सीखा था, और वो भी राकेश से, जिसकी आधे से ज्यादा जरूरतों की पूर्ति तो उसकी मां ने ही की थी। औकात थी उसकी रेडियोलॉजिस्ट की जॉब पाने की, किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट स्कूल तक में ये जॉब नहीं पा सकता था। हर एक चपरासी की जॉब भी उसे नहीं मिलती। वो तो उसकी मां ने सजेस्ट किया था, तो आज रेडियोलॉजिस्ट बने हुए हैं भाई साहब। और वो व्यक्ति दांव पर दांव जीतता जा रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हार कर समीर नहीं रह सकता। उस दिन ड्यूटी खत्म होनी थी 9 बजे। अचानक 8 बजे एक केस आया। एक व्यक्ति फैक्ट्री से लौटते हुए अचानक ट्रक की चपेट में आ गया था। बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसकी पत्नी और बेटी बेतहाशा रो रही थी। सिर पर लगी चोट को देखकर हालांकि प्रॉपर कहा नहीं जा सकता था कि उसके साथ क्या होगा। व्यक्ति दर्द से बिना पानी की मछली जैसा छटपटा रहा था। मशीन पर उसे डालने के बाद एक बार फिर से समीर ने राकेश को इशारा किया। राकेश कमरे में गया। टेबल पर रखे 200 रुपए की तरफ दिखाकर समीर ने कहा, डेड। क्या बोल रहा है समीर? उसकी फैमिली की हालत देख यार। मेरा मन नहीं कर रहा इस पर बेट लगाने के लिए। समीर ने गुस्से से राकेश की तरफ देखा। एहसानों के बोझ तले दबा राकेश चुपचाप 200 का नोट टेबल पर रख दिया। मगर मैं कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा ये बच जाएगा, ये दांव भी तू हारेगा। कमरे से जाते हुए राकेश ने एक बात ध्यान नहीं दी। समीर के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। 2 दिन बाद चाय की दुकान पर चाय पीते हुए राकेश ने कहा, बहुत दिनों बाद तू एक दांव जीत ही गया। मगर सच कहूं बहुत बुरा लगा यार उस आदमी के बारे में। उसकी पत्नी ने बताया था
अभी कुछ दिनों पहले ही उसके लड़के की भी डेथ हो गई थी। बूढ़े बाप, पत्नी, बेटी, सबके लिए वो अकेला ही कमाने वाला था बेचारा। हाँ सही बोल रहा तू, मगर हम भी क्या कर सकते हैं यार, भगवान की मर्जी, वो कब किसको उठा लेगा हमें थोड़ी पता है। समीर ने जवाब दिया। हाँ सही कह रहा है तू। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां जैसे बदलने लगी। अब समीर एकाधिकार रूप से जीतने लगा। हर पेशेंट न जाने कैसे उसकी बात पर ही आगे चलता था। जीतना क्या होता है राकेश जैसे धीरे धीरे भूलता जा रहा था, मगर उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि दिल से कभी भी उसने दांव नहीं लगाया था। वो तो शमीर को खुश करने के लिए ही ये सब करता था। मगर समीर के दिल में ईश्वर वाली फीलिंग आने लगी थी। हाँ, भगवान भी तो आखिर यही करते हैं ना, किसे जिंदा करना है, किसे मारना है, सब कुछ तो भगवान की इच्छा पर ही चलता है। और अब समीर की इच्छा पर चल रहा था। उस दिन राकेश काम पर नहीं आया था। पिछले 2 दिनों से उसे बुखार था। नाइट शिफ्ट में समीर अकेला ही था। नाइट शिफ्ट 9 बजे चालू हुई थी। आज पेशेंट की उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। इस वजह से मेन बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग की तरफ लोगों का आना जाना भी कम ही था। बड़ा अटपटा सा लग रहा था समीर को। ऐसे समय में राकेश साथ रहता था तो बातचीत करके समय बीत जाता था, मगर अब क्या करे, उसे नींद सी भी महसूस होने लगी। कुछ देर किया, घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। नींद भगाने के लिए चाय पीने का मन किया। सिटी स्कैन कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके वो कॉरिडोर पार करता हुआ हॉस्पिटल के बाहर की तरफ आ गया। सिटी स्कैन बिल्डिंग 3री मंजिल पर थी। लिफ्ट से नीचे आना होता था। वैसे परिस्थितियों को देखकर लग रहा था अब कोई भी आएगा जाएगा नहीं, इसलिए वो निश्चिंत होकर ही चाय पीने के लिए जा रहा था। चाय की दुकान लगभग रात भर ही खुली रहती थी, मगर आज परिस्थिति जरा अलग थी। दुकान से कुछ दूर पहुंचकर उसे बंद देखकर उसके मन में बड़ी चिढ़ हुई। अरे आज के दिन ही से दुकान बंद रखना था। दुकान वाले को 2-4 गालियां देने के बाद समीर वहीं खड़ा होकर एक सिगरेट फूंकने लगा। सिगरेट पूरी करके वापस बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। लिफ्ट के पास ही पहुंचा था कि अचानक चौंक गया। लिफ्ट 3री मंजिल पर थी, मगर लिफ्ट से आने वाला तो वही था, इसलिए लिफ्ट को तो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए था। फिर ऊपर कौन गया? कहीं कोई पेशेंट तो नहीं आ गया? ऐसा होना स्वाभाविक ही था, इसलिए उसने तुरंत ही लिफ्ट को नीचे लाने का बटन दबाया। घड़घड़ करती हुई लिफ्ट नीचे आ गई। दरवाजा खुलते ही स्टेथोस्कोप लगा एक डॉक्टर बाहर आया। बस देखने गया था, आज तो तुम अकेले हो ना? वही बोला ड्यूटी का क्या हाल है? जी सर, वो थोड़ा चाय दुकान तक गया था, बंद है आज। हाँ, अरे चाय पीनी हो तो आ जाओ बिल्डिंग में। जी सर, एक चक्कर जरा ऊपर का लगा लूं, फिर आता हूँ। हाँ बिल्कुल, कहकर डॉक्टर चले गए। समीर लिफ्ट के अंदर आ गया। लिफ्ट का बटन दबाकर खड़ा हो गया। आज लिफ्ट थोड़ा ज्यादा ही घड़घड़ा रही है, लगता है कुछ गड़बड़ी आई है। कल
रिपेयरिंग डिपार्टमेंट को खबर करनी होगी। तभी अचानक चौंक पड़ा समीर। तीसरे माले तक पहुंचने में लिफ्ट कुछ ज्यादा समय ही नहीं लगा रही। गौर करने पर उसने महसूस किया लिफ्ट तो चल ही नहीं रही है, मगर लिफ्ट के चलने की आवाज। बटन की तरफ देखने पर उसे स्पष्ट हुआ, नहीं, लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जाने का ही इशारा कर रही है। मगर फिर अब तक तीसरी मंजिल तक वो पहुंचा क्यों नहीं? इतना समय तो नहीं लगता है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि लिफ्ट में अंधेरा छा गया। अरे ओह, लगता है लाइट गोल हो गई है। मगर कुछ देर तक जब लाइट नहीं आई तो वो चौंक पड़ा। हॉस्पिटल में कभी इस तरह देर तक लाइट गोल तो नहीं रहती है। तुरंत ही जनरेटर चला दिया जाता है और ऐसे में लिफ्ट में भी लाइट आ जाने की बात है। फिर इतनी देर तक उसका मन थोड़ा सा डरा। तुरंत ही अपने जेब टटोलकर उसने मोबाइल निकालकर डिपार्टमेंट को कॉल करने की सोची, मगर अगले ही पल अपनी मूर्खता का पता चला उसे। ओह, मोबाइल तो वो ऑफिस में ही छोड़ आया है, फिर कॉल काहे से करेगा? मगर इस अंधेरे में इस तरह से कैसे खड़ा रह सकता है वो? तभी उसे याद आई माचिस की डिब्बी की। तुरंत ही माचिस निकालकर उसने जलाने की कोशिश की और तभी उसकी गर्दन के पास ठंडी हवा का एक झोंका स्पर्श हुआ। चौंक गया वो, जैसे जैसे लिफ्ट में उसके अलावा भी कोई है। अंधेरे में हाथ मारकर उसने देखने की कोशिश की, मगर नहीं, कोई नहीं। तुरंत ही माचिस जला ली उसने। माचिस की रोशनी होते ही लिफ्ट में उसके अलावा कोई नहीं था। तभी लाइट आ गई। जोर की एक सांस ली और उसकी हवा से माचिस बुझ गई। लिफ्ट ऊपर पहुंच गई। के दरवाजे से निकलकर वो धीरे धीरे ऑफिस की तरफ जाने लगा, मगर फिर वो चौंक पड़ा। ऑटोमेटिक लिफ्ट उसके निकलते ही बंद हो जानी चाहिए थी। आज लिफ्ट का दरवाजा इतनी देर तक क्यों खुला है? पहले तो कंधे उचकाकर ध्यान न देते हुए आगे जा रहा था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर वो रुक गया। लिफ्ट के ठीक पास वाला एलईडी बल्ब अपने आप ही जलने बुझने लगा था। और उसकी रोशनी का अंधेरा उजाला सामने की दीवार में पड़ता देख वो चौंक पड़ा था। मुड़कर पीछे देखा तो लिफ्ट की गेट के थोड़े सी दूरी पर एक आदमी खड़ा था। अरे, ये कब ऊपर आया? तभी उसका ध्यान गया लिफ्ट के ठीक बगल से ही सीढ़ियां भी हैं और वो व्यक्ति सीढ़ियों के पास ही खड़ा है। हो सकता है सीढ़ियों से ऊपर आया होगा। वो उसकी ओर बढ़ चला। कौन हो? क्या सीटी स्कैन कराना है? मगर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, चौंक पड़ा। अरे, ये चेहरा तो वो पहचानता है। याद पर थोड़ा सा जोर देने पर याद आया, अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो हॉस्पिटल में आया था और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अनुसार वो मर चुका है, मगर वो तो उसके सामने जिंदा खड़ा है। अरे, आप अचानक यहाँ कैसे? अरे,
हॉस्पिटल रिकॉर्ड में तो आप मरे हुए हैं। अपने घर वालों को बोल के रिकॉर्ड बदलवा लीजिएगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में आपका डेथ सर्टिफिकेट आपके घर वालों को मिल जाएगा। भैया, सीटी स्कैन रिपोर्ट गलत देना क्या सही था? एक अजीब सी खरखराहट भरी आवाज में उस व्यक्ति ने कहा। क्या क्या क्या, क्या कर रहे हो? हाँ, सोचो ना, मेरा बूढ़ा बाप, पत्नी, बेटी, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, सिर्फ शर्ट जीतने के लिए सीटी स्कैन रिपोर्ट गलत देना क्या सही था? बकवास मत करो। वो तो डॉक्टर ने गलत दवाई दी थी तुमको। मगर डॉक्टर सीटी स्कैन रिपोर्ट पर ही तो दवाई दे रहा था। तभी समीर चौंका। उनसे कुछ ही दूरी पर दो काली परछाइयां और नजर आ रही थी उसे। ये कौन है? और अगले ही पल उन काली परछाइयों ने दो इंसानों का रूप ले लिया, एक महिला और एक बच्चा। बच्चे का सिर बुरी तरह से चोटिल था, खून रिस रहा था। मेरे रिपोर्ट को भी गलत देना क्या सही था अंकल? आपको पता है मेरे मम्मी पापा काम में लगे रहते, कभी कभी मेरे स्कूल के एनुअल डे पर नहीं आते। उस दिन वो आने वाले थे, दोनों ने छुट्टी ली थी, मगर मैं स्कूल ही नहीं पहुंच पाया, एक्सीडेंट हो गया मेरा। और फिर हॉस्पिटल आया तो आपने क्या रिपोर्ट बनाई पता नहीं, डॉक्टर की दवाई के बाद भी मैं मेरी रिपोर्ट क्यों बदल दी? मेरा 1.5 साल का बच्चा था, सीढ़ियों से स्लिप हो जाने की वजह से चोट आई मुझे। रिपोर्ट क्यों बदली आपने? आपको पता है आज कितनी तकलीफ में है वो बच्चा। उसे देखकर मेरा दिल। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? अच्छा, ये सब राकेश का किया धरा है। हाँ, मुझसे शर्त हारा तो ये सब कांड करके मुझे डरा रहा है और इसलिए ऑफिस नहीं आया। नहीं भाई, हम में से कोई जिंदा नहीं है, हम बस तुमसे सवाल करने आए हैं। डरकर अचानक ही समीर टेरिस की ओर भागा, मगर टेरिस पर पहुंचकर वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। उससे पहले ही वो तीनों आकृतियां टेरिस पर मौजूद थीं, मगर जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई उसे देख रही थी। नहीं, ये सब क्या है? समीर धीरे धीरे टेरिस के वॉल की तरफ डरता हुआ पीछे बढ़ा चला जा रहा था। उसे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि वो धीरे धीरे दीवार के बिल्कुल करीब आ गया है। वो आकृतियां हवा में तैरते तैरते उसके पास आने लगी। टेरिस से वो नीचे गिर पड़ा। कुछ गिरने की आवाज सुनकर चौकीदार वहां आया और कराहने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बताने भागा। निलय सेन की अपॉइंटमेंट रेडियोलॉजिस्ट के रूप में हॉस्पिटल में हुई। पिछले ऑपरेटर समीर द्वारा टेरिस से कूदकर आत्महत्या कर लेने की वजह से पोस्ट खाली थी। अब राकेश के साथ मिलकर वही यहां काम करता है। हॉस्पिटल के डीन रविंद्र सान्याल अपने चेंबर में बैठे हुए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कविन सर। आओ नीलय। कैसा लग रहा है हॉस्पिटल में काम करके? सर अच्छा ही लग रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की जॉब मुझे मिल जाएगी मुझे कतई विश्वास नहीं था।
और साथ में राकेश भी बहुत अच्छे से काम करता है। सो अच्छी बात है, हॉस्पिटल का नाम और ऊंचा जाना चाहिए, बस इसी में हमें प्रयासरत रहना है। सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सर पिछले रेडियोलॉजिस्ट समीर के बारे में मैं आज एक रिपोर्ट निकाल रहा था, मगर प्रिंटर में कुछ गड़बड़ी थी। सो चेक करने के लिए मैंने एक पुरानी रिपोर्ट प्रिंट की। तो प्रिंट नहीं हुआ क्या? प्रिंट तो हुआ सर, मगर स्कैनिंग डेटा और रिपोर्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग थी। क्या? जी। फिर मैंने डेटाबेस चेक किया, ऐसा एक बार नहीं, करीब 30-40 बार हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है किसी कारण से समीर स्कैनिंग रिपोर्ट बदल देता था। ओह माय गॉड, तभी कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से मौत हो गई है। एक पेशेंट के घर वालों ने तो काफ़ी हंगामा भी किया था। इल्जाम डॉक्टर पर आया, मगर वैसे ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे और मेरे ही बीच रहे। उनमें से एक बच्चे की माँ यहाँ पर नर्स है, उसे अगर पता चल गया तो वो काफ़ी पॉलिटिकल पावर वाली है। जी सर, मैं ये बात बिल्कुल गुप्त रखूँगा। ओके, लगता है समीर अपनी आत्मग्लानि की वजह से ही सुसाइड कर लिया। आई ऑल्सो थिंक सर, ऑल्सो थिंक सर, ऑल्सो थिंक सर, ऑल्सो थिंक सर।